गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका आज चाणक्य बैच में। और सीए फाउंडेशन की ताबड़तोड़ तैयारी में आपके सामने पेश किया जा रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस साइकिल का आप अटेम्प्ट देने जा रहे हो उस साइकिल का मॉक टेस्ट पेपर करना जरूरी है। उसके साथ साथ उससे पिछले वाला मॉक टेस्ट पेपर करना भी बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर बच्चे इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वही वाले क्वेश्चन है जो इस साइकिल से जस्ट पीछे आए थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन इस क्लास में एमटीपी के तौर पर आपके सामने लेकर आया हूं। 60 एमसीक्यू करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अपने 5 चैप्टर हैं, वो इसके थ्रू निपट जाएंगे। और मेन बात ये, सारे बच्चे प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं कि उनको भाई अभी ये नवंबर अटेम्प्ट बोलते हैं इसको, जिसका दिसंबर में पेपर होने वाला है आपका, है ना। तो नवंबर साइकिल बोलते हैं इसको। और इससे पहले मई अटेम्प्ट था, तो उसका मार्च में आपके पास एमटीवी अवेलेबल हो गया था आईसीए की वेबसाइट पे, तो वो वाले 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसके बाद आपके पास नवंबर अटेम्प्ट वाले, यानी ये दिसंबर का जो 20 दिसंबर को इकोनॉमिक्स का पेपर है आपका, उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो भाई करने दोनों जरूरी हैं, क्योंकि दोनों से मिलकर अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मुझे स्कोर बताएंगे कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। इससे आपका लेवल मेजर हो जाएगा कि हां किस लेवल तक आप पहुंच चुके हो। और हां, दोनों ही एमटीपी करने जरूरी हैं, एमटीपी छोड़ने नहीं है। अच्छे लेवल की तैयारी अगर करनी है, नॉर्मली जो करंट लेवल होता है उसमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन जो पिछले वाला होता है इसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो हम क्यों रिस्क लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है ना। और फिर चलो शुरुआत करते हैं। और तरीका क्या होगा, देखो अभी ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आपको अगर पहले रीड हो जाए, आप वीडियो को पॉज कर दो, तो ये चारों ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। तो वीडियो को पॉज करने के बाद जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है फटाक से कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर जब मैं इसको ठीक बताऊंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, तो आप वहीं हैंड टू हैंड अपना आंसर मैच भी कर लेना, आपका काम बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको, मतलब वीडियो देखने का तरीका है, सबके अपने अपने वीडियो देखने के तरीके होते हैं। ये वाला बढ़िया तरीका है। ऐसे नहीं कि आप देखते रहो मैं सॉल्व कराया जा रहा हूं, आप देखते रहो मैं सॉल्व कराया जा रहा हूं। इससे वन गो के अंदर तुम्हारे दिमाग से तो चलेंगे क्वेश्चन, लेकिन लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे उस चीज को, उस लैंग्वेज को लंबे टाइम तक दिमाग में स्टोर नहीं कर पाओगे। अभी वो टाइम चल रहा है जब आपको इकोनॉमिक्स के पेपर की खासतौर पर बात करूं तो लगातार एमसीक्यू पे एमसीक्यू, एमसीक्यू पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से उठाया गया है और क्वेश्चन लिखा है, पेन का कलर एक बार देख ले, ऑरेंज ठीक है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। और लिखा है नॉर्मेटिव साइंस है, फिर लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी है, फिर लिखा है प्रैग्मेटिक इन नेचर है, या लिखा है सारे के सारे हैं। जैसे मैं इतना कर दूं, वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे देना, फिर मैच कर लेना और लास्ट में बताना कि 60 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। चलो जी आगे बात करते हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आपने देखा है कि इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब एक्चुअल वैल्यूज, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब डिजायर्ड वैल्यूज, डिजायर्ड स्टेटमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस। उम्मीद को नॉर्मेटिव बोलते हैं और फैक्ट को पॉजिटिव बोलते हैं। अभी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये फैक्ट है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना। अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये उम्मीद है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की फीचर में नॉर्मेटिव साइंस होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोल सकते हो। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन यानी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बिल्कुल पढ़ने पड़ते हैं। मैथ्स का भी यूज है, स्टैटिस्टिक्स का भी यूज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अलग अलग कंज्यूमर बिहेवियर के लिए अलग अलग टूल्स हैं, तो पढ़ने पड़ते हैं। फिर ये प्रैग्मेटिक जो वर्ड है, इसके बारे में जान लो। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है दोस्तों प्रैक्टिकल। इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इसका रियल लाइफ में एक इकोनॉमी के लिए क्या इंप्लीकेशन है, वो हम स्टडी करते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों ही ऑप्शन इसके फीचर बनते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। तो हमारा यहां पर ऑप्शन डी ठीक होने वाला है और यहां पर डी के साथ जाएंगे, ये आपका सही आंसर। इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जहां लगेगा कि बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, वहां बहुत जल्दी भी करेंगे, ठीक है ना, अपना स्टाइल से चलते बनेंगे। और फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में तुम बताओगे। और मैंने वादा किया हुआ है यार कि आप जो चीज की डिमांड करोगे कि सर मुझे ये टॉपिक कराओ, तो उस चीज की सप्लाई मैं करूंगा। ये रिश्ता हमने जो डेवलप किया है ना एक दूसरे से मिलके, ये ऐसे ही डेवलप हुआ है। जो बच्चे लिखकर बताते हैं कि सर ये समस्या है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उन्होंने अपनी दिल की बात मुझसे शेयर की और फिर मैं उनको समाधान प्रोवाइड करता हूं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, तो फिर वो मुझे लिखकर बताते हैं कि हाँ इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, आपका पेपर पास होगा, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, है ना। और फिर लगता है कि
काफी सारे बच्चे कर रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में नहीं आ पाता, तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो इंस्टाग्राम पे मुझे सेंड कर देते हैं, तो वो काम भी आसान है, उस पर कर लो, क्योंकि वहां फोटो खींच के भेज सकते हो, तो वहां भी समाधान मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपने, क्या बोल रहा है, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियरी डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स से कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील करती है? आपके पास ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और नन ऑफ द अबव, ये बताना है आपने। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी होती है ना। वो तो खैर इनके बीच में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है, उन पे नहीं जाएंगे। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पूछी है तो ब्रांच तो मैक्रो है और माइक्रो है, तो मतलब बाकी के ऑप्शन बेकार हो गए, है ना। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उस प्रॉब्लम का दूसरा नाम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है। तो वहीं से ये वर्ड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक तो माइक्रो में पढ़ा था, तो इसलिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका आंसर यहां पर सेट बैठता है। तो पेन का कलर चेंज करूंगा मैं, बी पे इसको टिक करूंगा और ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। लिखा है अंडर विच सिस्टम फ्रीडम ऑफ चॉइस इज एन एडवांटेज। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब नाम से पता लग रहा होगा, डिसीजन लेने की छूट मिली हुई है। अब यार चाइना में देखूं, रशिया में देखूं, तो ऐसी कंट्री है जहां पर इकोनॉमिक डिसीजन लेने की छूट जनता के पास, पब्लिक के पास प्रॉपर तरीके से नहीं है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। और इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन, की मुझे किस चीज का प्रोडक्शन करना है ना। अमेरिका में फ्रीडम बहुत ज्यादा है। चाइना और रशिया में सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जिसको प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा। अमेरिका के अंदर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, तो वहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस ज्यादा है। इंडिया में मिक्स है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में है, तो ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको मिलेगी कैपिटलिज्म में। ये मार्केट इकोनॉमी होती है अमेरिका टाइप, मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया, सोशलिज्म में चाइना और रशिया, और फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन था तो बेकार ही गया, तो इसलिए हमारा ए ही ठीक जाएगा। तो ए के साथ जाएंगे दोस्तों यहां पर फटाक से। अगले पे आ जाते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है टैक्सेशन यानी टैक्स लगाना इन्वॉल्व विच एस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन कौन सा एस्पेक्ट इन्वॉल्व करता है, या टैक्सेशन के अंदर तुम बोल सकते हो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कौन सा एस्पेक्ट आता है। जब टैक्स लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, उसके बारे में सोचना। फिर ऑप्शन पढ़ रहा हूं। इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब आप सोच सकते हो यहां पर बर्डन है, टैक्स का बर्डन, ठीक है। फेयरनेस, फेयरनेस को आप यहां पर समझ सकते हो इक्विटी, ठीक है, वर्ड भी थोड़े ऊपर नीचे लिखे हुए ना। इंसेंटिव टू वर्क यानी एनकरेजमेंट टू डू समथिंग या टू डू वर्क और टू डू जॉब, और ऑल ऑफ द अबव। यार टैक्स लगाने का पर्पस जो होता है ना, गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो चाहती सिर्फ रेवेन्यू अर्न करना गवर्नमेंट का पर्पस नहीं होता कि टैक्स लगाएंगे तो पब्लिक से पैसा कमाएंगे। गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स लगाया जाए तो अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर थोड़ा सा मैनेज हो जाए। सबकी इनकम को इक्वल नहीं करना चाहती, इक्वल नहीं, इक्विटी, ठीक है ना। तो यहां पर फेयरनेस यानी सही ईमानदारी के साथ टैक्स लगाती है, तो यहां पर 20 का आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले पे आ जाओ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर सही कर दिया है। वैसे ICAI के वेबसाइट पे इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंटिंग थी, गलत दिया हुआ था, मतलब कम लिखा था। तो यहां पर लिखा है सुपोज वी आर ड्रॉइंग अ सप्लाई कर्व। हम कोई सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये ड्रॉ कर दिया सप्लाई कर्व, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। इधर लिखते हैं प्राइस, इधर लिखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। चलो जी, ऑफ अ फार्मर, किसी फार्मर का सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। फार्मर हो या प्रोड्यूसर हो या पेट्रोल पंप हो या हॉस्पिटल हो या कोई कंपनी हो, सप्लाई कर्व ऐसा ही बनता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्ड कांस्टेंट, इनमें से कौन कांस्टेंट नहीं होगा। 4 ऑप्शन है ना, कौन कांस्टेंट नहीं होगा। अब लॉ ऑफ सप्लाई की बात याद करो। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स का मतलब प्राइस को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट है, चाहे वो प्राइस ऑफ ऑन गुड की बात कर रहा हूं, मतलब चाहे वो प्राइस ऑफ इनपुट हो कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी हो कांस्टेंट है, टैक्स हो कांस्टेंट है, सब्सिडी हो कांस्टेंट है, वेदर हो, क्लाइमेट चेंज हो, नंबर ऑफ फर्म्स हो, फर्म्स ऑब्जेक्टिव हो, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, ओनली प्राइस ऑफ द ऑन गुड इज एक्टिव, ठीक है। तो जब भी सप्लाई कर्व ड्रॉ करते हैं तो सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो प्राइस और सप्लाई के बीच के रिश्ते की बात कर रहे हैं, और यहां पर सब कुछ कांस्टेंट है प्राइस को छोड़कर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, प्राइस ऑफ इनपुट,
वेदर कंडीशंस, टेक्नोलॉजी और प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन, इसका मतलब प्राइस ऑफ ऑन गुड है। ठीक है, यही एक्टिव रहता है डी वाला, बाकी सब कांस्टेंट है। इसके अलावा और कुछ भी लिखा होता वो भी कांस्टेंट होता। तो यार इस बात को ध्यान रखना है कि तीन चीजें ऊपर की ये तीनों कांस्टेंट है, चौथे नंबर की चीज कांस्टेंट नहीं है। तो हम यहां पर नॉट कांस्टेंट बताना है, तो डी इज नॉट कांस्टेंट, हमारा सही आंसर डी जाएगा। जो आईसीआई में आया था उसमें नॉट नहीं लिखा था क्वेश्चन में, तो थोड़ी सी त्रुटि हो रही थी। ठीक है, तो गड़बड़ी अब आपको सही लगने लगेगी। अगले पे आते हैं जी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का था और अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। इधर से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। पेन का कलर थोड़ा सा हरा रखेंगे इस बार। चलो जी, लिखा है अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वेयर एवरीथिंग एल्स इज हेल्ड कांस्टेंट। कह रहा है अ फॉल इन द, मैं भी क्या इधर उधर घूमे जा रहा हूं, किसी भी चीज का प्राइस फॉल हो रहा है जहां पर हर एक चीज कांस्टेंट है, इतना बोल रहे हैं, हर एक चीज कांस्टेंट है। वेयर एवरीथिंग एल्स इज हेल्ड कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे भाई? प्राइस कम हो रहा है और बात किस बात की कर रहे हैं? डिमांड की या सप्लाई की? अभी कुछ नहीं लिखा, ऑप्शन से हमें आइडिया हो जाएगा। एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड की बात हो रही मतलब। अ डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, नन ऑफ दीज। कुछ समझ नहीं आ रहा तो समझो, जब प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ जाती है, ये लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, और इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसी एक्सटेंशन को हम बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान रखना, तो यहां पर जो वर्ड यूज किया हुआ है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए यूज किया हुआ है। प्राइस कम हो रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ए यहां पर है सही, है ना? तो यहां पर अगर लाइन और जोड़नी थी, इस क्वेश्चन में लाइन अटैच होनी चाहिए थी। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हेन लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, तब क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है ये वाला। और चार में से हमारा ऑप्शन यही सही रहेगा। अगर आता इंक्रीज इन डिमांड, क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड से अलग है। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है प्राइस कांस्टेंट है, किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ी है। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब प्राइस कांस्टेंट है, किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड कम हुई है ना? और जब किसी और फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए, ओनली प्राइस में अप डाउन होने की वजह से डिमांड अप डाउन हो, तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। उसके ये दो हिस्से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 उस्ताद। लिखा है फॉर गिवन गुड द एंजल कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या नेगेटिवली स्लोप्ड। नेगेटिवली ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड ऐसा होता है। गिवन गुड के केस में एंजल कर्व कैसा होता है? एंजल कर्व वो होता है ना जो इनकम और डिमांड में रिश्ता बताता है। ठीक है, तो गिवन गुड वो होती हैं जो इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने पे इनकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी ऐसी गुड्स जिसका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, और साथ में प्राइस के साथ इनका पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, प्राइस को बात नहीं कर रहे। अगर यहां पर वाई एक्सिस पे इनकम लिखी जाए और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखी जाए, तो ऐसा बनेगा एंजल कर्व। ठीक है, तो ये एंजल कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो हमारे हिसाब से यहां पर हमारा आंसर 7th क्वेश्चन का डी हो जाएगा। डी के साथ हम जाएंगे, तो भाई नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, अगर सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, इस रिलेशन को, तो ये इंफीरियर गुड्स के केस में भी सही है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स पे बस प्राइस इफेक्ट नहीं होता, इन दोनों को कंबाइन करते हो तो गिवन गुड्स बनती है। गिवन गुड्स का कोई रियल लाइफ एग्जांपल बना नहीं, इस बात को ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अ थ्योरी इज, 4 ऑप्शन है। एन अजम्पशन, ये पूरा लिखा नहीं है। अ हाइपोथेसिस, अ वैलिडेटेड हाइपोथेसिस या नन ऑफ द अबव। अब हाइपोथेसिस यहां पर नया सा शब्द लग रहा है, आपको पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होता है ना, एक सिचुएशन होती है जिसको हम अज्यूम करते हैं, इकोनॉमिक्स की हायर स्टडीज में ज्यादा काम आती है, कि उसको अज्यूम करके हम देखते हैं वो ठीक होगी या नहीं होगी, तो उसको वैलिडेट ठहराते हैं। जब उसको वैलिडेट ठहराते हैं तब उसको बोलते हैं थ्योरी है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। इसको ऐसे ही मत लेना कि कहीं पे भी लाइन वाइन लिखी हो वो थ्योरी की बात हो रही है।
हम वैलिडेटेड हाइपोथेसिस को थ्योरी बोलते हैं। यहां पर सी सही आंसर है। इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही ध्यान में रख लो, तुम्हारा काम बन जाएगा, आगे ज्यादा बढ़ने की जरूरत इसके ऊपर है नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ डिमांड कर्व इज डैश। एक डिमांड कर्व मान लो, नेगेटिवली स्लोप्ड ये लिख दिया, और इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के बीच में अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, आर्क इलास्टिसिटी या पॉइंट इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी या नन ऑफ दीज। आपको बता दूं कि जब डिमांड कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं ना ज्योमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल करके, उसमें लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। इसको ही ज्योमेट्रिक मेथड बोलते हैं और इसको ही ग्राफिक मेथड बोलते हैं। लेकिन जब 2 पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं तो उसको आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं, आर्क इलास्टिसिटी, और यहां पर मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेन का कलर ये वाला रखते हैं इस बार। हाँ जी, क्या बोल रहा है, व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, मतलब ऐसा सा कुछ दिखाई दे रहा है, ये डिमांड कर्व है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये होता है उस्ताद कि डिमांड कर्व का कोई भी पॉइंट हो, ये ऐसे एक लाइन यहां और एक लाइन यहां खींचेंगे तो ये व्हाइट कलर का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट और है, ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल फ्रेम कर रहा है। तो जितने भी पॉइंट, जितने भी रेक्टेंगल फ्रेम करेंगे, सबका एरिया एक दूसरे के बराबर होगा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके देख लेना, इतना मैथ्स में घुसने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मान लो, वहीं काम हो जाएगा तुम्हारा। क्या रेक्टेंगुलर हाइपर बोलने का मतलब ही यहां पर ये है कि जब जब डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड इलास्टिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। इस केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। बोल दिया डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भाई, ठीक है जी, बोल दिया। आगे क्या करें, तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी टू। कह रहा है डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और प्राइस बढ़ गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको पहले पूरा मेथड बताऊं। देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। किस किस में, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है या प्राइस के कम होने पे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। जब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। जब इनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जब इलास्टिसिटी 1 हो तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। और ऊपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने का मतलब यही था कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट है और इलास्टिसिटी 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां लिखा है रिमेन अनचेंज। तो टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज का केस बोलना चाह रहा है कि इलास्टिसिटी 1 है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है डिमांड कर्व। तो यहां पर ऑप्शन ए ठीक रहेगा, ना तो कोई इंक्रीज ना कोई डिक्रीज ना एनी ऑफ द अबव। ए के साथ जाएंगे, इसको पहचान लो, पहचानने की चीज है, आपके काम आएगी। इसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया मैंने, मतलब ज्यादा इसको डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू के तरीके से इसको करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। बोल रहा है अ मूवमेंट अलोंग कर्व रादर देन अ शिफ्ट इन कर्व कैन बी मेजर्ड बाय, यानी डिमांड कर्व की बात हो रही है, ऑप्शन पढ़ने के बाद पता लगेगा। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है कि डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है रादर देन शिफ्ट, शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात नहीं कर रहे, पॉइंट्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं डिमांड कर्व के ऊपर। तो जब जब डिमांड कर्व के ऊपर कोई पॉइंट मूव होगा, शिफ्ट नहीं होगा, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। पहला लिखा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा लिखा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं हम। तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं हम। क्यों सप्लाई भी आ गया बीच में भाई, क्योंकि ऊपर तो कर्व मेंशन ही नहीं है, डिमांड कर्व है सप्लाई कर्व है, या इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे हम। देखो चाहे डिमांड कर्व हो चाहे ये सप्लाई कर्व हो, ठीक है, इनके ऊपर जब पॉइंट्स मूव करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गए या इससे इस पे पॉइंट पे आ गए, तो हम आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डिमांड कर्व पे भी और सप्लाई कर्व पे भी, दोनों पे कैलकुलेट हो सकती है। और वैसे भी ये जो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व है, प्राइस और डिमांड, प्राइस और सप्लाई में रिलेशन बता रहे हैं, तो यहां से प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो सकती है। तो उस हिसाब से यहां से ऑप्शन नंबर सी सही बैठता है, तो सी के साथ जाएंगे। सी आपका सही और बेटर ऑप्शन है, इस बात को पहचान लेना, ये आपके काम की चीज है।
भाई जो जो चीज काम की करा रहा हूं उस्ताद, उस चीज को हल्के में कोई मत लेना। आप अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू डैश। एक एंटरप्रेन्योर का मतलब यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? पहला, बियर द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना। दूसरा, फाइनेंस अरेंज करना। तीसरा, इनोवेट करना चीजों को, या नन ऑफ दिस, इन चारों में से कोई भी नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर। भाई साहब, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंस का इसका चक्कर नहीं है, ये इनोवेट वाला बंदा होता है। मैं ही सही आंसर बता देता हूं, सी के साथ जाएंगे। सी अपना बिल्कुल सही सेट पैटर्न पे आंसर यहां बैठ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू द टीवीसी कर्व बिहेव्स व्हेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिगिंस टू ऑपरेट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पर पहले एमपी राइज करता है, फिर एमपी फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, एंड फाइनली एमपी बिकम्स नेगेटिव। नहीं समझ आया? दोबारा समझो। कोई और एक और तरीके से, टीपी से, पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, फिर टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, उसकी बात हो रही है। वहां पर टीवीसी कर्व किस तरीके से बिहेव करता है यह बताना है। तो भाई टीवीसी कर्व के बारे में बात करनी है। लिखा है पहला, राइज एट डिक्रीजिंग रेट, दूसरा फॉल एट इंक्रीजिंग रेट, तीसरा फॉल एट डिक्रीजिंग रेट, और राइज एट इंक्रीजिंग रेट। 4 ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में फटाक से वीडियो को पोस्ट करके आपने इसका आंसर देना है, और मैं तो हूं यहां पर इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास। तो फटाक से बताएंगे। देखो मैं बताता हूं भाई, जो लिखे इसका मतलब क्या है। देखिए टीवीसी कर्व की पहले तो आपको मैं शेप बताता हूं कैसी होती है। अगर बात करें, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शॉर्ट रन का लॉ है, तो यहां पर टीवीसी कर्व हमारा ओरिजिन से निकलता है, ऐसा चलता है। ये टीवीसी कर्व है इनवर्स एस शेप। तो स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो जब डिमिनिशिंग रिटर्न की बात आती है, यानी सेकंड स्टेज की बात आती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो ये वाले पोर्शन की बात आती है। तो यहां पर ये इंक्रीजिंग रेट से राइज हो रहा है, इसकी बात हो रही है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही है। डी 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, डी के साथ जाएंगे। ओके रिपोर्ट। अगले पे आ जाते हैं। लिखा है इन द शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म एट ऑप्टिमम लेवल विल बी। शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट में एक फर्म ऑप्टिमम लेवल पे कब होगी? ऑप्टिमम मतलब आप बोल लो फर्म के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, उसकी बात हो रही है, कब होगी? तो यार ये एक प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाता है जब वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, और जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लॉस ही होगा, उसको पता है, तो लॉस को मिनिमाइज कर ले। ऑप्शन देखते हैं। व्हेन मिनिमाइज टोटल लॉस, सही लग रहा है। मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट, सही लग रहा है। ईदर मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉस, हाँ ये ठीक है ज्यादा। ठीक है, नन ऑफ दिस, नहीं यही वाला ठीक है। 14 में सी के साथ जाएंगे। सी अपना सही आंसर है। ठीक है जी। 15वें पे आ जाते हैं। लिखा है इफ बोथ फैक्टर प्राइसेस एंड क्वांटिटी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड डैश। फैक्टर प्राइसेस और क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो इसको क्या बोलेंगे? पहला, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, या कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, या नन ऑफ दिस। मार्केट से क्वेश्चन है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री बोलते हैं। यहां पर सी ठीक है यार, सी के साथ जाएंगे और अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगला, थोड़ा अब फास्ट ट्रैक से जल्दी चलने की तैयारी करते हैं। इफ द मोनोपोलिस्ट इंकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन क्या होगा? मोनोपोलिस्ट का मतलब मोनोपोली का मालिक, एक ही फर्म है ना। अगर शॉर्ट रन में उसको लॉस हो गया तो लॉन्ग रन में क्या होगा? शॉर्ट रन में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लॉन्ग रन में तो मोनोपोली को प्रॉफिट होता ही होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, उससे ऊपर का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो लॉन्ग रन में क्या होगा अपना देखते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला, इट विल स्टे इन द बिजनेस। दूसरा, गो आउट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस चालू रहेगा, लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बिजनेस बंद कर देगी, या फिर विल ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब जितना मिल रहा है और जितना खर्च रहे हैं दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 0 पे आ जाएगी, या इनमें से कुछ भी पॉसिबल है। कमेंट सेक्शन में वीडियो को पोस्ट करके तुम्हें बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल। फटाक से दिमाग लगा के बताना है यहां पर मोनोपोलिस्ट के साथ क्या होगा। भाई इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है, तो डी के साथ यहां पर जा सकते हैं। अगले पे आएंगे। चलो, बोल रहा है अ कार्टेल विच इज मार्केट शेयरिंग विल रीच द मोनोपोली सिचुएशन। कार्टेल एक ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है जो प्राइस और आउटपुट को एक साथ डिसाइड करते हैं। इस बात को ध्यान रखना।
बहुत सारी कंपनियां मिलकर ग्रुप बना लेंगी तो वो कार्टेल बन जाती हैं। अब कार्टेल मोनोपोली भी बना सकता है और कार्टेल ऑलिगोपोली भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मार्केट शेयरिंग कार्टेल है, ठीक है, और मोनोपोली सिचुएशन की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चारों में से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट्स इज होमोजीनियस, ऐसा तब हो सकता है जब प्रोडक्ट होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ऑलमोस्ट सबकी दुकान पे सेम सामान मिलता है। जैसे कि मैं बताऊं कि सब ऑयल पेट्रोल बेचने वाली कंपनियां हैं और सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो पेट्रोल तो हर जगह सेम है ना। अगर मैं बोलूं सब पेन बेचने वाली कंपनी है तो सबका पेन अलग अलग हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी चीज की बात करें जो हर दुकान पे सेम है। या ऑलवेज व्हेन द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है हेटेरोजीनियस, जहां पर पेन की बात कर लो, अब हाइट वेट कलर साइज में एक कंपनी का पेन दूसरी कंपनी से डिफर करता ही है। तीसरे में लिखा है समटाइम, चौथे में लिखा है नन ऑफ द अबव। चार में से कोई एक ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से, फटाक से। मैं सामने से इसलिए हट जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे जाए, ठीक है ना। तो यार इसका आंसर सी होगा, समटाइम, यानी समटाइम्स मोनोपोली हो सकती है, हमेशा ऐसा नहीं होगी। 18वें पे आते हैं, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। व्हेन द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट्स, दूसरा देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड, यानी पेप्सी से कोक पे जाने का एफर्ट बहुत आसानी से हो जाएगा, उसको बोलते कोई लोअर कॉस्ट है, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी पेप्सी से कोक पे जाओगे तो। देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड, कोई असुविधा लोअर होगी, या फिर ऑल ऑफ दिस। मैं सामने से हट गया हूं, आपने चार ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर इसका आंसर आप फटाक से बताएंगे। सोचने का टाइम देता हूं मैं भाई, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। डी के साथ जाएंगे, डी अपना सही आंसर है। यहां लिख दिया इस बार कोने में, ठीक है, तो कोने में भी लिख दिया तो क्या हो गया। ये तरीके हैं, मतलब अब क्या है ना कि क्वेश्चन आप पढ़ो और इसका आंसर देखो कि आप किस लेवल पे कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि 60 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अभी तो 18 में पहुंचे हैं, थोड़ा और फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब देखो, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन का लो है। रिटर्न टू स्केल में 3 फेज हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, 3 फेज है। अब इसकी बात हो रही है, ये लॉन्ग रन का है, शॉर्ट रन का है, या दोनों में से कोई एक, इधर ए और बी या नन ऑफ दिस। साफ पता लग रहा है कि ये लॉन्ग रन का है, तो यार यहां पर लॉन्ग रन हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इसलिए मैं यहीं रुक गया, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताने का मौका जरूर देता। अगले पे आते हैं, आइसोक्वांट को और क्या बोलते हैं? आइसोक्वांट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जैसे इंडिफरेंस कर्व कंजम्पशन के लिए यूज होता है, तो आइसोक्वांट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं इसको, या प्रोडक्शन का इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, या आइसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाम है, नाम में क्या समझाना, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, लिखा है हु डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, बंदे का नाम बताना है, 4 बंदे हैं, कोई सिचुएशन दी हुई है, उसमें किसी एक इकोनॉमिस्ट का नाम आपको बताना है, याद होना चाहिए। हु डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम आउटपुट, अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट। यानी ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट था जिसने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया कि कितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है और उस प्रोडक्शन को करने के लिए कितने इनपुट की जरूरत है। इस इक्वेशन को बताने वाला इकोनॉमिस्ट कौन था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ना तो सैमुअल्सन जी थे, ना माल्थस थे, ना हिक्स थे, तीनों तो गलत है, तो इसका मतलब चौथे नंबर का ठीक है। अब चौथे नंबर का ठीक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताएंगे कि कौन इकोनॉमिस्ट थे ये बताने वाले, ठीक है। कमेंट करो, लिख दिया, आपने लिखा, कमेंट में बताइए। गूगल से भी तुम्हारा नॉलेज पता लगेगा ना। अच्छा, इससे मैं क्यों बोलता हूं ना, तुम कमेंट में बताओ। रीजन देखो कि जिस चीज के लिए हम एफर्ट करते हैं ना थोड़े से, तो उस चीज को ये मत मानना कि तुमने किया है तो वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, नहीं, उसी बहाने तुम्हारे दिमाग में रहेगी वो चीज। ये एक तरीका है याद रखने का, ठीक है। अगले पे आते हैं जी, लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड विद। मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इन सब में से किससे ज्यादा रिलेटेड है वो बताना है, ठीक है। पहला वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। चारों में से इसका सही आंसर फटाक से बताएंगे। वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट से भी रिलेटेड है, लेकिन क्लोजली रिलेटेड वो इकोनॉमिक कॉस्ट से है। इकोनॉमिक कॉस्ट पे जाएंगे।
और मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स्ड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं। When the average product of labor is maximized, the marginal product of labor कितना होगा? Average product of labor maximum हो गया, APL मैक्सिमम हो गया, तो MPL का क्या होगा? MPL जीरो हो जाएगा या मैक्सिमाइज हो जाएगा या इक्वल टू AP होगा या नन ऑफ दी अबव होगा। इस बात को समझाना, जरा सामने से हट रहा हूं मैं, ध्यान रखना। भाई खटाक से क्या होगा, बच्चे इसको ज्यादातर ना 0-0 करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो जब टीपी मैक्सिमम होता है तब एमपी जीरो होता है, ठीक है। एपी की बात करें, एपी ऐसा है और एमपी ऐसा है, तो जब एपी मैक्सिमम है तो एमपी उसके बराबर होता है। तो इस पॉइंट पर एमपी और एपी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नॉर्मल इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट की बात कर रहा है तो सी ठीक है, यहां पर सी के साथ जाएंगे। अच्छा पेन का कलर भी चेंज कर लो, चलो जी। क्वेश्चन भी नया पेश कर दिया है। टाइम एलिमेंट इन मार्केट वॉज कंसीव्ड बाय, इकोनॉमिस्ट का फिर से नाम बताना है। टाइम एलिमेंट किसने कंसीव किया था? 4 ऑप्शन है, अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, एलन और नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या है दोस्तों। 24th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, जल्दी से खटाक से फटाक से। तो भाई अल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा टाइम एलिमेंट दिया गया था, ध्यान रखना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 25वें पे आगे लिखा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट और एनी अदर प्रोडक्ट इज डैश। मोनोपोलिस्ट जो भी सामान बनाता है उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी, मोनोपोलिस्ट जो भी बनाता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होता ही नहीं, मोनोपोली की फीचर है। जब उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? 4 ऑप्शन हमारे पास, 0 या वेरी स्मॉल या हाई या इधर ए और बी, या तो 0 या वेरी स्मॉल। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 ही होती है। 0 नहीं तो बिल्कुल उसके आसपास मिलेगी आपको। तो जब 0 के आसपास, अच्छा क्वेश्चन घूम गया क्या? 0 नहीं तो उसके बिल्कुल आसपास मिलेगी, तो हमारे पास ऑप्शन या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। ए और बी के लिए ऑप्शन डी है हमारे पास यहाँ, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखना इस चीज को, डी के साथ जाएंगे। अगला चलो, लिखा है इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस मार्केट में 4 लाइन दी हुई है, कौन सी सही है? फर्म फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस से डिमांड कर। डज नॉट फेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी यहां पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होती तो कुछ भी हो सकती है, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं डिटरमाइन हो सकती है, नन ऑफ दिस। यहां पर ऑप्शन बी ठीक है, बी के साथ जाएंगे भाई, बी ओके रिपोर्ट है, बी के लिए यहां पर सही लगा दिया है, ठीक है जी। 27वें पे आएंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग बंदों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट विल बी। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रॉफिटेबल बनाना है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब मार्केट्स में डैश क्या होनी चाहिए? डिफरेंट या सेम। सेम का मतलब यूनिफॉर्म, या 0 होनी चाहिए या नन ऑफ दीज होनी चाहिए। मैं हटता हूं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। भाई दोनों सेगमेंट में अलग अलग होगी ना, तभी उसका फायदा होगा। ए के साथ जाएंगे, ए ठीक है। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में कराया पूरा डिटेल में, ये वहां देखना है। अगला, सप्लाई स्केड्यूल इन अ प्योरली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन द शॉर्ट रन इज डिटरमाइंड बाय। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सप्लाई स्केड्यूल कैसे डिसाइड होगा? मार्जिनल रेवेन्यू से, एवरेज रेवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट कर्व से, या नन ऑफ दीज। भाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व से होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व है तो इसका जो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है, हरे रंग से जो बताऊंगा ये वाला, ये शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे, द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज प्रेडिक्टेड बाय लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट या ऑल ऑफ द अबव। टर्निंग पॉइंट किससे होता है ये बताना है भाई, इन तीनों में से किसी से भी हो सकता है, तो यहां पर आंसर डी बैठेगा, ठीक है जी। आगे आ गया, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशंस क्यों होती है? तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, चेंज इन मनी सप्लाई, प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशन एग्रीगेट डिमांड में अप डाउन होने की वजह से होती है, प्राइस लेवल में तभी चेंजेस आते हैं। एग्रीगेट डिमांड मेन रीजन है, तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड पे जाएंगे,
और ये हमारा ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डैश। अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी एक दूसरे की जगह पर उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है परफेक्टली, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो उनकी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेस देन जीरो होगी, या मोर देन जीरो होगी, या लेस देन इंफिनिटी होगी, या इंफिनिटी होगी। चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक मिलेगा और ऑप्शन इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, डी के साथ जाएंगे, डी ठीक मिलेगा यहां पर। ठीक है जी, 32 पे आ जाएंगे। 32 पे लिखा है वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर रियल आउटपुट चेंज आर। रियल आउटपुट में चेंज होने की वजह से जो वेरिएबल बदलता है उन सबको क्या बोलते हैं? लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कॉन्करेंट इंडिकेटर, या नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। क्या बोलेंगे भाई? लैगिंग इंडिकेटर है ये। अब इसकी प्रैक्टिस कर करके तुम्हें इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटीसिपेशंस। एंटीसिपेशन का मतलब तुम समझो, उम्मीद की बात हो रही है, कोई एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, तो कहानी आपकी यहां सेट हो जाएगी। तो मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द एंटीसिपेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म इज ओपन बाय डैश। तो भाई क्वेश्चन में यहां पर तुम समझोगे ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है और पेसिमिज्म का मतलब। पेसिमिज्म लोग होते हैं निराशावादी, यानी इनको एक्सपेक्टेशन होती है कि सब कुछ खराब होने वाला है, इकोनॉमी डाउन जाएगी। ऑप्टिमिज्म होते हैं आशावादी, ये हमेशा सोचते हैं हाँ अब इकोनॉमी रिकवर होगी, अब इकोनॉमी रिकवर होगी, तो उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट पीगू ने दिया था, कीन्स ने दिया था, हार्ट्रे ने दिया था, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। भाई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे आप, जो आपका मन कर रहा है वो बताओ। ठीक है जी, पहले भी आ रखा है, पीगू जी इसका आंसर दे गए थे, पीगू जी इसके लिए बिल्कुल ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले पे आते हैं। बिजनेसेस हुज फॉर्च्यून आर क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रेफर्ड। ऐसे बिजनेस जिनका फॉर्च्यून इकोनॉमिक ग्रोथ से क्लोजली लिंक हो, मतलब स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से, उनको बोलते हैं हम साइक्लिकल या काउंटर साइक्लिकल या फिस्कल पॉलिसी या नन ऑफ द अबव। साफ बता दूं, साइक्लिकल बोलते हैं, साइक्लिकल ही इसका आंसर है। ए के साथ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, 35 पे आ रहे हैं। लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी इन मार्केट इज एक्सप्लेन्ड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट। प्राइस रिजिडिटी यानी प्राइस रिजिड रहता है, बेसिकली बदलता नहीं है। जैसे कि मोनोपोली में बोलते हैं ना, प्राइस कम करके ज्यादा सामान बेच देते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में भी बोलते हैं कि प्राइस यूनिफॉर्म रहता है बेसिकली, है ना, फर्म्स एक्सेप्ट करती है। लेकिन प्राइस रिजिड है बिल्कुल, ये नहीं बदला जा रहा। ये परफेक्ट कंपटीशन से हटके, बता दिया परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, किसी और चीज में है। आप बताएंगे किस में है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली, मोनोपोली, तो यहां तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो यहां पर ओलिगोपोली ठीक है, यहां पर प्राइस रिजिडिटी अपने आप में एक फीचर होती है, इसके साथ जाएंगे। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। आते हैं जी अगले पे, और लिखा है ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट रैपिड डैश बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, कौन सा डैश इंडिकेट करता है, जो अलग अलग कंट्री में ऑप्शन पढ़ने के बाद पता लगेगा। ठीक है, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट, इंटीग्रेशन या नन ऑफ दिस। रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज मतलब जुड़ाव, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ाव, तो सी के साथ जाएंगे, ये हमारा सही आंसर यहां बन जाएगा। अगले पे आएंगे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये किसने कही थी? ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कही थी, जिनका नाम जेबी से है। ये बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, जेबी से बोलते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, और अब केन्स के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट चलते हैं, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई। वो भी ठीक थी, ये भी ठीक है। ठीक है, समय समय के हिसाब से, उस समय ये ठीक थी, अब डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलेन, इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट देने वाले बंदे, द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स ड्यू टू डैश। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? भाई बहुत सारे रीजन है। डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट, because of substitution effect, because of law of diminishing marginal utility, because of law of equi-marginal utility, because of number of consumers and so on। बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन हिक्स और एलेन क्या कहते थे, कौन सा रीजन है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रीजन है, या इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रीजन है, या ऊपर के दोनों में से कोई भी एक, ए या बी, या इन दोनों में से, या इन सब में से कोई भी नहीं।
बताएंगे आप लोग। ये इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पीछे पड़े रहते थे, तो ये बी इसका सही आंसर बताते हैं, बी के साथ हम जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर मार्शल की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें चूज करना पड़ता, इस बात को ध्यान रखना। चलो जी आगे। राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो सबको पता है डिमांड कम हो जाती है या सप्लाई बढ़ जाती है, लेकिन देखेंगे ऑप्शन में क्या एडजस्टमेंट हो रही है। प्राइस के बढ़ने से कौन सा ऑप्शन ठीक नजर आता है? रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस उसकी वजह से कम हो जाता है। क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस, मैं अगर सोच के चलाऊं कि मेरे को 100 रुपए खर्च करने पे एक पेन मिल जाएगा, लेकिन मुझे वो पेन 95 का मिल गया, तो 5 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा सेव हो गए, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी जितने की मैंने उम्मीद रखी, यानी जितने की मैं पे कर सकता था, जितने की मेरी विलिंगनेस थी पे करने की, वो अमाउंट, और जो मैं एक्चुअली पे करूंगा वो अमाउंट, दोनों के बीच का अंतर कंज्यूमर सरप्लस। तो प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या कम हो जाएगा? यस कम हो जाएगा। यही ठीक है भाई, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे। ठीक है जी, 40 पे आ जाओ, 40वां क्वेश्चन। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, जब दो गुड्स एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में लाइन बोली गई है, तो क्या होगा मैं आपको इंडिफरेंस कर्व के बारे में बता देता हूं। जब दो गुड्स एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और इस केस में एमआरएस फॉल नहीं हो रहा होता है, एमआरएस कांस्टेंट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता है। ये इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का नाम है। और जब दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो इंडिफरेंस कर्व एल शेप होता है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं खैर यहां पर, तो ऐसा होता है। और यहां पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ये पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिफरेंस कर्व फॉर दीज टू गुड्स आर स्ट्रेट पैरेलल लाइन व्हेन अ कांस्टेंट स्लोप अलोंग द कर्व। कांस्टेंट स्लोप होगा अलोंग द कर्व, और दोनों के लिए पैरेलल लाइन कैसे होगा? दोनों गुड्स के लिए अलग अलग थोड़ी बनेगा, एक ही इंडिफरेंस कर्व है जो दोनों गुड्स यहां पर लिखेंगे गुड एक्स और वाई एक्सिस लिखेंगे गुड वाई। फिर इंडिफरेंस कर्व हैव कांस्टेंट एमआरएस, बात ठीक है, ये बात पूरी ठीक बैठ रही है, यहां पर पूरी ठीक नहीं थी। फिर इंडिफरेंस कर्व क्या कॉन्केव टू ओरिजिन होगा? बिल्कुल भी नहीं, कॉन्केव नहीं होगा। आधी बात ये ठीक बैठ रही है, आधी बात ये ठीक बैठ रही है। पैरेलल लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप, पैरेलल लाइन कैसे बोलेंगे इसको? पैरेलल दो लाइन थोड़ी बन रही है। इंडिफरेंस कर्व इस केस में ऐसी लाइन होगी, है ना। पैरेलल वर्ड को यहां से रिमूव करना चाहिए, तो ए और बी दोनों ठीक बैठेंगे फिर, है ना। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर डी होना चाहिए या सिर्फ बी होना चाहिए। मेरे हिसाब से पैरेलल हटा देंगे तो दोनों ठीक बैठ जाएंगे और डी होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा मत सोचना कि उसमें कुछ और लिखा हुआ है आईसीआई की वेबसाइट पे और हम कुछ और बता रहे हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। नहीं, नंबर उसी को मिलते हैं जिसका आंसर सही होता है, ठीक है। आगे 41, बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन। सप्लाई का बिहेवियर किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? उसके बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग है, उनकी बात करते हैं। तो फिनोमिना कंसीडर्ड, या डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट इन सप्लाई, या टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन, या सब कुछ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा बहुत सारी बातें और हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। अगला, व्हाट आर द मेन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन की मेन अजम्पशन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। तो उसकी अजम्पशंस क्या है यहां बतानी है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, वीडियो को पॉज करेंगे आप, मैं नहीं पढ़वाऊंगा इसको, कमेंट सेक्शन में आप सीधा बताएंगे। थोड़ी देर प्लीज वीडियो पॉज कर लो और मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर डी है, यह भी एक तरीका है पढ़ने का भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे, और ये लिखा है अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन विच स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। चलाक प्रोड्यूसर कौन सी स्टेज में प्रोडक्शन करता है? 2 में करता है, ठीक है। 2 एरी बी के साथ जाएंगे। यहां पर क्या होता है देख लो, 2 टीपी और एमपी कर्व बना रहा हूं। ये स्टेज 2 है जहां पर एमपी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव है और टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट है। इस स्टेज में एक रैशनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है, इसकी बात कर रहे हैं। अगला, द राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का राइजिंग पार्ट किस वजह से होता है? 3 रीजन है, इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन की वजह से, या फिर नन ऑफ दीज। देखो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल करता रहे तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये राइज करता रहे तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो यार ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो इसका आंसर 44 का बी सेट करता है। बी के साथ जाएंगे हम, बी ही इसका आंसर सही लगता है नॉर्मल लेवल पे। लेकिन यहां पर क्या है कि हम थोड़ा सा इस पे और ध्यान देंगे। बी तो बनी रहा है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है,
इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं बनेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं बनेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्पेशलाइजेशन पे आप थोड़ा सोच सकते हो। तो राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू व्हाट? आपको क्या लगता है कि बी इसका आंसर होना चाहिए या सी इसका आंसर होना चाहिए या दोनों का मिक्स होना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ताकि मैं इस चीज को क्लियर करूं। और क्लियर कैसे करूंगा ये चीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ही पूछ सकते हो। और लगता है ना कि आपको अगर मैं आपके इंस्टाग्राम के मैसेज नहीं पढ़ता हूं, भाई इंस्टाग्राम के अगर मैसेज नहीं पढ़ता तो आप मुझे स्टोरी पे वहां पर टैग कर सकते हो ताकि मैं वहां से मतलब जल्दी से उसको देख लूं और जल्दी से आपकी बात का रिप्लाई कर लूं, आपका डाउट सॉल्व हो जाए। यही मेरा पर्पस है मेन। भाई 44 क्वेश्चन हो चुके हैं, 45 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बार सामने से हट जाऊंगा मैं आपको ताकि क्वेश्चन पूरा दिख जाए। तो लिखा है द वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व बिटवीन, नहीं, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी इज डैश। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन, देखो ये हो गया टीवीसी, ये हो गया टीसी, इन दोनों के बीच का अंतर जो है ये क्या होता है? अगर अंतर कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ना मैथ में, ये एरिया आपको टीएफसी मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो टीएफसी कहां लिखा है? टोटल फिक्स कॉस्ट लिखा है ए पे, तो ए ठीक है, ए के साथ जाएंगे, आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। अगले पे आते हैं। लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली कंपनी का जो मालिक है उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? तो यार लेस इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जो सामान मोनोपोलिस्ट बंदा बेचता है ना उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो उसकी डिमांड लोग जनरली चेंज नहीं करते। तो जिस चीज की डिमांड जल्दी चेंज नहीं होती उसकी डिमांड लेस इलास्टिक यानी इनइलास्टिक होती है। तो ऑप्शन में देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है लेस देन 1 यानी इनइलास्टिक, तो ए के साथ ही चले जाएंगे, बाकी किसी और के साथ जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और 47 पे आएंगे दोस्तों, मैं सामने से हटाऊं, एक बार आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लिखा है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बहुत सारे हैं, इन चारों में से कौन सा है? टाइम पीरियड, टाइड डिमांड मतलब जॉइंट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसा, प्राइस रेंज या ऑल ऑफ द अबव? ये ऑल ऑफ द अबव है, सारे फैक्टर हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, प्राइस ऑफ द ऑन गुड भी होता है, इनकम लेवल भी होता है, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज भी होता है, और नंबर ऑफ यूजेस भी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट भी होता है, हैबिट भी होता है, ठीक है ना। तो मतलब जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे उसके हिसाब से हमने देख लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, मैं सामने से हट गया हूं और आपको बस ये क्वेश्चन एक बार वीडियो पोस्ट करके पढ़ना है। और अच्छा मेरे बीच में हाथ इसलिए ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि मैं यहां से गायब नहीं हुआ हूं, सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, ठीक है ना। तो लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ डैश। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड किसका रिजल्ट है? जब प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हुआ? ये प्राइस के बढ़ने की वजह से हुआ। तो देखते हैं कहां लिखा है। पहले लिखा है इंक्रीज इन प्राइस, आगे लिखा है ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स नहीं, खुद उस गुड का प्राइस बढ़ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। पेन का कलर अब चेंज कर देते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड, यस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड मुझे सही आंसर लगता है, इसी के साथ जाएंगे क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से जब डिमांड कम होती है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन द विच मार्केट कंडीशन। किस मार्केट कंडीशन में फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, नन ऑफ द अबव। फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे आप, जल्दी 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 जल्दी। तो भाई पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल परफेक्ट कंपटीशन में किया जाता है, मोनोपोली में नहीं किया जाता। बोल सकते हो कि यहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है तो जितना उनका मन करता है उतना इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में पूरा फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है। अगले पे आएंगे तो भाई अच्छा इसका हो गया हमारा 49। 50 पे आएंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिखा है तो मैं सामने से हट रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ लो सही से। तो भाई लिखा है इफ इंक्रीजिंग रेलवे फेयर इंक्रीजेस रेवेन्यू। अगर रेलवे का तुम किराया बढ़ा दो, रेलवे टिकट का, उसकी वजह से प्राइस मतलब रेलवे के प्राइस बढ़ गया टिकट का, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है। ये बात लिखी है पहले लाइन में। एंड डिक्रीज रेवेन्यू, अगर प्राइस टिकट का तुम कम कर दोगे तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज भी हो जाएगा, ये बात लिखी है। देन द डिमांड फॉर रेलवे ट्रैवल हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डैश। तो रेलवे ट्रैवलिंग की इलास्टिसिटी कैसी है? आप यहां चेक कर लो ना, यहां साफ दिख रहा है कि प्राइस और टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशन है, या तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं या दोनों एक साथ कम हो रहे हैं। ऐसे में इलास्टिसिटी एक से कम होती है, लेस इलास्टिक होती है। तो लेस इलास्टिक कहां लिखा है? इन चारों में से पढ़ लो, ग्रेटर देन 1, 1, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, या फिर नन ऑफ दिस। चारों में से एक ऑप्शन ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो यार यहां पर तो सी बन रहा है लेस देन 1, सी के साथ जाएंगे।
हाँ 0 से ज्यादा ही होती है वैसे तो, ठीक है। आगे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी है, मैं बीच में से हटता हूं, ठीक है। और देखो इन सभी लाइंस को पढ़ लो पहले आराम से, वीडियो को पॉज करके, तुम्हारे काम की चीज है, और फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं पढ़ देता हूं वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सी लाइन सही है। तो लिखा है इन अ टू गुड इकोनॉमी, टू गुड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिफ्लेक्ट्स, पीपीएफ यानी पीपीसी की बात कर रहे हैं, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ अदर गुड इज प्रोड्यूस्ड। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहा है, मतलब एक गुड को एक गुड का अमाउंट गिवन है प्रोडक्शन करने का, तो दूसरे का कितना मैक्स टू मैक्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, ऐसी बातें तो बिल्कुल ठीक नजर आती हैं। और दूसरे में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, गलत है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स शो करता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, नहीं। तो ये दोनों लाइनें सही नहीं बैठती, पहले वाली सही है तो ए के साथ ही जाएंगे, 51 में ए ठीक है। अब आ जाते हैं 52 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडे। अगर तुम छुट्टी पे चले जाओ तो इन चारों में से कौन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, नहीं है। द मनी यू स्पेंड ऑन अ थिएटर शो, तुम छुट्टी पे गए तो पिक्चर देखने चले गए थिएटर में, तो वो पैसा जो थिएटर पे खर्चा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बिल्कुल नहीं है। द मनी यू कुड हैव मेड इफ यू हैड स्टेड एट होम एंड वर्कड। फिर द मनी यू स्पेंड ऑन एयरलाइन टिकट्स, ट्रैवल करने जा सकते थे एयरलाइन से। द मनी यू स्पेंड ऑन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, डी इसका आंसर होगा, जो अपने खाने पे खर्चा है। क्या ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है उस्ताद। अगले पे ऐसा सामने चढ़ जाता हूं भाई, ये जरूरी है, पढ़ने के तरीके हैं अपने अपने, क्योंकि आपके पास पूरा बड़ा स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो आप आराम से, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या प्लस किया जाए। तो चार ऑप्शन हमारे पास, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या फिर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो डेप्रिसिएशन होता है। नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस करेंगे तब आएगा। ये फॉर्मूला का ज्ञान तो वही होना चाहिए जहां से कॉन्सेप्ट कराया था। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे तो आएगा। अगला, ठीक है, 54 पे आगे लिखा है, नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, राम ऑलवेज स्पेंड ऑन अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन कॉफी। द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट, मैटर नहीं करता कि कॉफी महंगी हो रही है सस्ती हो रही है, राम को 100 रुपए खर्चने कॉफी पे तो 100 रुपए खर्चेगा कॉफी में। तो इनमें से 400 मतलब 400 कह रहा हूं, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही सूट लाइन कर रही है यहां पर। राम इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी एंड देयरफॉर ही हैज इनएलास्टिक डिमांड फॉर कॉफी, कॉफी को बहुत पसंद करता है, वेरी फॉन्ड है, और वो कॉफी की डिमांड नहीं बदलेगा। या राम हैज इलास्टिक डिमांड फॉर कॉफी, या राम डिमांड बदलता रहता है, इलास्टिक का मतलब बदलना ही होता है। या राम डिमांड फॉर कॉफी इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, किसी चीज की रिलेशन में या कंपैरिजन में डिमांड लेस इलास्टिक है राम की, कंपैरिजन तो की नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो रहा है, ठीक है। या राम्स डिमांड फॉर कॉफी इज यूनिट इलास्टिक, क्या उसकी डिमांड यूनिट इलास्टिक है। देखो ना, बात समझो, 100 रुपए खर्च रहा है वो कॉफी पे, कुछ भी हो जाए, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, 100 रुपए खर्चेगा ही खर्चेगा। अगर कॉफी का प्राइस 101 हो गया तो कॉफी नहीं आएगी, या जितनी भी आएगी तब भी वो 100 रुपए खर्चेगा। जब किसी पर कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है और प्राइस चाहे इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी करता रहे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी वहां पर 1 होती है, तो यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। यहां पर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। भाई 6 क्वेश्चन और रह गए हैं, 60 क्वेश्चन कराने का वादा था। यहां पर आ गया, आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉज, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉज क्या होगा। सैचुरेशन पॉइंट पहले बता दूं क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर टीयू मैक्सिमम होती है या फिर एमयू 0 होती है, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। 4 ऑप्शन अपने पास, टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड एमयू टू इंक्रीज, या टीयू एंड एमयू बोथ इंक्रीज होते हैं, एमयू तो कभी इंक्रीज नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। टोटल यूटिलिटी टू फुल एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव, या फिर टोटल यूटिलिटी टू बिकम नेगेटिव एंड मार्जिनल यूटिलिटी टू फॉल। क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, इसके बाद टोटल टीयू फॉल हो जाती है, एमयू नेगेटिव हो जाती है, ऐसा कहीं लिखा है, सी पे लिखा है, 55 सी पे लिखा है, तो सी इसका ठीक है, इसके साथ चले जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक है। 56वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं,
लिखा है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम इनटू बिंग व्हेन डैश। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब आया? कब आया? शॉर्ट रन में आया। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है, उससे रिलेटेड बात है। व्हेन देयर आर ओनली टू वेरिएबल फैक्टर्स, दोनों वेरिएबल फैक्टर की तो बात करते ही नहीं है इसके अंदर। हम बात करते हैं जब एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल होता है, या देयर इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड अ वेरिएबल फैक्टर। हाँ, ऑल फैक्टर वेरिएबल नहीं, ये तो लॉ ऑफ रिडंडेंस टू स्केल हो जाता है। वेरिएबल फैक्टर्स यील्ड लेस नहीं, बिल्कुल बी पे जाएंगे, बी ठीक है हमारे यहां पे। ठीक है जी, अगला जाएंगे 57। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इलास्टिक बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत जरूरी चीज है यार, इसकी डिमांड को कौन बदल सकता है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड इलास्टिक है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, या इट हैज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, या इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, या नन ऑफ दी अबव। इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, इससे टीवी भी चल सकता है, पंखा भी चल सकता है, बिजली भी, बहुत सारी चीजें चालू हो सकती है, एसी, फ्रिज और हीटर वीटर जो भी है सब चल सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो हम उसके यूज कम कर देते हैं, तो यूज बहुत सारे हैं इसलिए इसकी डिमांड थोड़ी इलास्टिक है। तो इट हैज ऑल्टरनेटिव यूज मतलब ऑप्शनल यूजेस हैं बहुत सारे, तो सी इसका ठीक है, सी के साथ जाएंगे, तो सी हमारा ठीक है भाई। ओके, आगे बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स व्हाट। क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बोल रहा है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस लिखा है बी पे, बी इसका हो गया ठीक आंसर। ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन थी, इस पूरे को पढ़ना है आपने, मैं सामने से हट रहा हूं। हाँ, ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए लिखा हो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म। फिक्स कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, टीएफसी के बारे में। देखो पहली बात तो टीएफसी सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, दूसरा इसका कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो इतनी बातें आपको बताते हुए ये बता देता हूं कि इसका आंसर हमारे पास बी ठीक है। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपने इसको सही किया या नहीं किया। अगले पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। इसके साथ मार्च मई वाला जो अटेम्प्ट था 2022 का, उसके बिजनेस इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है जी, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, एक प्राइस टेकिंग फर्म कौन सी होती है? प्राइस टेकिंग, प्राइस टेकर मतलब परफेक्ट कंपटीशन की फर्म की बात कर रहा है। क्या होता है? एम आर इज लेस देन प्राइस, नहीं मतलब एम आर और प्राइस बराबर होते हैं। एम आर इज इक्वल टू प्राइस, हाँ बराबर तो होते हैं। या एम आर इज ग्रेटर देन प्राइस, नहीं बराबर ही होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एम आर एंड प्राइस इज इंटरमिनेट, नहीं नहीं नहीं, एम आर और प्राइस बराबर होते हैं, प्राइस का मतलब ही ए आर होता है। बी वाला ऑप्शन ठीक है, इसी के साथ जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, इस तरीके से मतलब मैंने थोड़े फास्ट ट्रैक पे आपको क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे पता है क्यों कराए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने जरूरी है, इसलिए करने जरूरी है। शुरू में बहुत डिटेल दी थी, और अगर आपको लगता है कि मुझे एंड तक ऐसी डिटेल देनी है तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, ताकि मैं भी उसी तरीके से आपके पीछे पढ़ जाऊं और आपका पेपर पार करवा के रहूं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।